नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। इस समय हम मौजूद हैं कन्नौज यानी कि इत्र की नगरी। आपको इसके साथ ही बताते चले कि इसको इत्र की नगरी ही नहीं बल्कि सपाइयों का या यूँ कहें कि सपा का गढ़ भी बोला जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक। तो इनसे जानते हैं कि कैसे यहाँ पर कमल कैसे खिलेगा और उसकी सुगंध इनको दिल्ली तक यानी कि संसद तक कैसे ले जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात यह तय कर लीजिए कि हाँ ठीक है, यहाँ के ऊपर कुछ दिन समाजवादी पार्टी जीतती थी, लेकिन उससे पहले ये पुराने समय से जनसंघ का गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ सांसद जीते हैं। पुराना फर्रुखाबाद जिला जब हुआ करता था, कन्नौज जिला जब नहीं बना था, 7 सीटों में 5 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी यहाँ के बड़े नेता हुआ करते थे। तो निश्चित रूप से यह धरती जो है यह जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का गढ़ रहा है। रही बात 2014 के इलेक्शन की, तो 2014 का चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उस समय पर सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या कन्नौज में की गई और सत्ता के चाबुक से जिस प्रकार से वो सीट ले ली थी, मैं समझता हूँ कि यहाँ कन्नौज की जनता भी जानती है और देश की मीडिया भी इस बात को अच्छे से जानती है। और मैं नहीं कहता, उनके ही लोगों के द्वारा ये बातें कही भी गई हैं। तो इसलिए उसके बाद में 2017 का जब विधानसभा का चुनाव आया तो 5 में 4 सीटें हम लोग लोकसभा में जीते, 1 सीट हम महज 2000 मतों से हार गए। तो आप इसको कहें, अब इसको समाजवादी गढ़ का कोई मतलब यहाँ के ऊपर है नहीं। ये तो एक खाम अखिलेश के नाम पर यानी किसी को समाजवादी गढ़ यहाँ के ऊपर कहा जाता था। इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर बंटवारे की राजनीति के सिद्धांत के आधार पर जो एक लंबे समय तक यहाँ के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो कुछ कमज़ोर हो गई थी, उस वजह से ज़रूर इनको मौका यहाँ के ऊपर मिल गया। लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे इनसे तरस आकर इनकी यह बंटवारे की राजनीति, इनकी यह स्वार्थ की राजनीति, वोट सबसे लेना है लेकिन करना केवल अपने को है, तो ये प्रकार सब पूरा जनता यहाँ के ऊपर समझ चुकी है और गढ़ इनका 2014 में ही समाप्त हो गया था। तो आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि 2014 में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, उस 17 में, उसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला तो बीजेपी ही जीती। इस बार इन्होंने बीएसपी के साथ किया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा या जनता को क्या संदेश पहुँचेगा इस गठबंधन से? देखिए, गठबंधन कोई 2 राजनीतिक दलों का नहीं होता है, गठबंधन तो जनता का होता है। अगर जनता और जनता के गठबंधन को जनता के मुद्दों के आधार पर गठबंधन किया जाता है, मसलन पति पत्नी का गठबंधन होता है, तो पति पत्नी का गठबंधन तब होता है जब दोनों के दिल मिलते हैं और दोनों के परिवारों के दिल मिलते हैं। यदि दोनों परिवारों के दिल ही नहीं मिले तो गठबंधन कैसे होगा? अगर एक दूसरे के परिवार ने एक दूसरे के महापुरुषों का, एक दूसरे के यदि उनके परिवारिक जनों का यदि अपमान किया है तो गठबंधन संभव ही नहीं है। यदि होता भी है तो फिर थोड़े दिन बाद तलाक होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर यह उसी प्रकार की स्थिति है। और रही बात गठबंधन की, तो लखनऊ में बैठकर अखिलेश और मायावती ने गठबंधन कर लिया है, तो ये गठबंधन मोदी को रोकने के लिए है। तो इसका असर नीचे यह आया है कि यहाँ की जनता जो है, यहाँ की नहीं बल्कि देश की जनता ने इस गठबंधन के खिलाफ, कि इन्होंने गठबंधन मोदी को रोकने के लिए किया है, तो देश की जनता ने मोदी को वापस लाने के लिए गांव-गांव, गली-गली आपस में गठबंधन कर लिया है और जनता का गठबंधन सफल होने वाला है। तो यानी कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, आज जो गजब का उत्साह जो जनता में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनाव के नाते जो दिख रहा है, जो मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो मोदी जी के प्रति लोगों का उत्साह है, खासकर वह नौजवान जो फिर से उसी प्रकार के जो एक बार फिर से सड़क के ऊपर निकल आया है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने 5 साल जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर और जिस प्रकार से एक मजबूत सरकार चलाई है, दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया है, आज आतंकवाद को घुसकर कड़ी चोट आतंकवाद के ऊपर की है, 10 करोड़ से भी अधिक शौचालय बनाए, 2.5 करोड़ से भी अधिक कॉलोनी बनाई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ गैस चूल्हा सिलेंडर देकर उन गरीब माता बहनों का जो आंसू पोंछने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो हर प्रकार से बिजली सहज हर घर योजना के माध्यम से गरीब के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन हुआ, 18,000 से भी अधिक छूटे गांव
जहाँ के ऊपर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिजली पहुँची नहीं थी। अब जहाँ बिजली नहीं होगी तो वहाँ विकास की उम्मीद भी हम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन घरों तक, उन गाँवों तक, मजरों तक बिजली पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। रोड की गति कितनी तेज़ी के साथ, पिछली गवर्नमेंट से आज 4 गुना की स्पीड में कम से कम रोडें बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ इतने सारे ढेरों काम हुए हैं। और सिंचाई 800 करोड़ से भी अधिक की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से देश के किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। फसलों का 2.5 गुना, जिस प्रकार से 1.5 गुना फसलों की कीमत तय कर दी है, उसी प्रकार से आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का मुफ्त में गरीब को इलाज की व्यवस्था कराई है। देश का गरीब, हम देश के गरीबी की बात तो करते हैं, देश से गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटेगी कैसे? देश का गरीब जब देश के अर्थतंत्र से ही नहीं जुड़ा था, माने वो देश का अर्थतंत्र बैंकों से ही नहीं जुड़ा था, तो कैसे, जब बैंक से नहीं जुड़ेगा तो कैसे देश के अर्थतंत्र में जुड़ेगा? अब देश के अर्थतंत्र में ही नहीं जुड़ेगा तो कैसे उसका विकास होगा? तो निश्चित रूप से आज इसे 33 करोड़ से भी अधिक लोगों के बैंक में खाते खुलवाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुद्रा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इतने सारे काम हैं कि मैं समझता हूँ कि बताते बताते हम थक जाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। सर सुब्रत जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे कि जब एयर स्ट्राइक हुई उसको लेकर विपक्ष पूरी सबूत मांग रही, क्या ऐसा कुछ है केंद्र सरकार के पास जो टाइम आने पर वो सबूत दिखाए जा सकें? देखिए, ये विपक्ष का मुझे पिछले 10 साल का याद है। जब 10 साल उनकी सरकार थी, सपा का भी समर्थन था, बसपा का भी समर्थन था, और ये सपा बसपा के समर्थन पे आए दिन विस्फोट हिंदुस्तान में होते थे। कभी बस में विस्फोट हुआ, कभी ट्रेन में विस्फोट हुआ, कभी बाज़ार में विस्फोट हुआ, कभी बेंगलुरु में हुआ, कभी दिल्ली में हुआ, कभी अयोध्या के संकट मोचन मंदिर में हुआ। तो इस प्रकार से कभी काशी में हुआ, CRPF कैंप रामपुर में हुआ। तो इस प्रकार से हर बार एक ही जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी देते थे, अब की होगा तो देखा जाएगा, अब की होगा तो देखा जाएगा। 10 साल देखते 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 चले गए, कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जोड़ सके। लेकिन फिर जब नरेंद्र भाई की सरकार आई, एक बार चेताने के बाद जिस प्रकार से हमने उनको अंदर जाकर कार्रवाई की, और इस बार तो बालाकोट में घुसकर जो कड़ी कार्रवाई की है, और उसके रही बात उसके सबूत मांगने की, तो मैं समझता हूँ कि सबूत मांगने वाले लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में हैं, और आज भी वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो घृणित राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। सर मैं पूछना चाहूँगी कि जो कांग्रेस का एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, तो उसमें वो 55 पेजों का है, उसमें काफ़ी सारी योजनाएं हैं और काफ़ी धाराएं हैं कानून बदलने के लिए। तो उसको लेकर बीजेपी के कई दिग्गजों ने उन पे हमला भी बोला है। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो शुरुआत से ही पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति एक नरम रुख रहा है। और आज जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, तो वो एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं इनके जो एक ज़मीन जो इनकी खसक रही है। और आज रही बात, आज आतंकवाद को जिस प्रकार से संरक्षण देने का काम यह कांग्रेस जो कर रही है, तो आज कांग्रेस को चिंता है कि देश में आतंकवादियों को भुना जा रहा है, उनको पैलेट गन से मारा जा रहा है, पत्थरबाजों को मारा जा रहा है। आज इनकी तो चिंता कांग्रेस करती है। कांग्रेस उनकी चिंता क्यों नहीं करती थी? कांग्रेस का ही शासन था। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घरों में घुसकर मारा जा रहा था, उनकी हत्याएं हो रही थीं, बलात्कार हो रहे थे, उनके ज़मीनों पर, उनके मकानों पर अवैध कब्जे हो रहे थे। तो 5 लाख से भी अधिक लोग आज फुटपाथों पर रहकर एक पूरी पीढ़ी उन्होंने बिता दी अपनी। उनके लिए कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोली? उनके लिए कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं किया। यह भी देश के लोगों को समझना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि ये हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जी। तो फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।